हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारा जो यूपी टेट का मेरे पेपर इसका फर्स्ट पार्ट इसका हमने देखा था, अब मैं इसके बाद दूसरा पार्ट में आपके 100 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, यानी 10 क्वेश्चन कर लिए थे 90 से लेकर के 91 से लेकर के 100 तक। बाकी के हम 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और फिर उससे दूसरे पार्ट में इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए, सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर पहले देखिए, 101 वाले से स्टार्ट करते हैं। 100 तक हम कर चुके थे। जिन बच्चों को इससे पहले वाला वीडियो देखना है वो फर्स्ट पार्ट में जरूर देखें, जिससे कि उसमें आगे क्वेश्चन जो करा दिए मैंने वो आप देख सको। देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें बोला गया है कि रिलेशन पूछा गया है। इस क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन में सीधा सीधा हो रहा है कि एक लॉजिक रीजनिंग से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 3 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, यानी दोनों का सम करने पर 7 आ रहा है। 3 और 2 5 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, तब 5 लिखा गया। 8 7 15 लिखा, 9 6 15 लिखा, तब 5। ऐसे ही 6 5 11, 7 6 11। इसका आंसर इसलिए ऐड करने के बाद 11 हो रहा है, इसलिए लॉजिक लग गया यहाँ पर ये वाला आंसर 4th 11। ये आंसर रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b इक्वल टू 125 हो तो b की पावर a का मान क्या होगा। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आप देखिए अच्छे तरह से। तो जैसा क्वेश्चन में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि a की पावर b इक्वल टू 125 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको a की पावर b 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू 5 हो गया। कंपैरिजन करने पर b इक्वल टू हमारा 3 हो गया। हमें पूछा है कि b की पावर a क्या होगा, तो 3 की पावर यानी कि कितनी हो जाएगा 5। b की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू ये हो जाएगी 243। इसका आंसर 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 243। ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर का 3 नंबर का ऑप्शन जो है आपका वो राइट आंसर होगा, इसलिए आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या आपसे विभाजित होने वाली पूछी गई है। तो लॉजिकली आप देख सकते हो इसमें, तो क्योंकि हमें पता है 1 से 103 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमारा 102 नंबर का था। इसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन में जो पूछा गया है 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को अगर हम देखते हैं तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे 25 20 को देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, वरना हम क्या कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम लेकर के जो हमारा आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका सबका एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 25 20। वैसे फिलहाल अभी ऑप्शन से कर सकते हो कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए नंबर 10 दे रखी है, इनसे डिवाइड होने वाले नंबर आप देख सकते हो कि नंबर 1 से डिवाइड होगा, 2 से लास्ट में सब नंबर इसलिए होगा, 3 2 5 और 4 9 जोड़ करके अंक होगा, 3 से डिवाइड जाता है 9 से भी जाता है, यानी 3 और 9 से दोनों से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट में भाग चला जाएगा, लास्ट में 0 होता है। 5 से डिवाइड होता है जो 2 से और 3 से होता है, 6 से भी होगा, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड देखोगे तो हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट में भाग चला जाए तो वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इसमें 25 20 एक ऐसा नंबर है जिसे सभी से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि एलसीएम इन सभी नंबर्स का लोगे तो 25 20 आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लेके देख सकते हो एलसीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर का। 104 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला गया है 104 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिन के बाद कौन सा दिन हुआ। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि कभी भी ऑड डे निकालने होते हैं, कैलेंडर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे तो 61 डेज़ को हम क्या करेंगे से एक कम करके आप लिखिए, क्योंकि वो तो डे हमें निकालना ही है, और 7 से डिवाइड दीजिए तो 7 8 56 बचेगा। ऑड डे जो आएंगे वो और विषम दिनों की संख्या जो निकल के आएगी। विषम दिन का मतलब ये होता है कि 7 का भाग देने के बाद, यानी एक हफ्ते में 7 दिन के बाद नंबर रिपीट होने लगता है, फिर से दिन रिपीट होने लगता है अपने आप। तो 7 का डिवाइड देने से ऑड डे शेष जो आता है वो हमारा ऑड डे आ जाएगा।
और उसके बाद 4 दिन के बाद जो शुक्रवार से काउंट करना है, तो शुक्रवार से आप काउंट करिए। शुक्रवार के बाद शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, यानी 61 का देखना है, 61 का करना है। 7 में डिवाइड 61 का देखेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 60 नहीं 61 है यहाँ पर, तो 5 जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 1 5 दिन, 5 और डे आएंगे। 5 और डे का अगर काउंट करोगे शुक्रवार से, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल और बुध। लेकिन याद रखिएगा वो सही था वैसे, दिन हमको यहाँ पे जो आएगा बृहस्पतिवार आएगा, ऐसे आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 60 में डिवाइड इसलिए दिया जाता है कि एक दिन कम करके लिखा जाता है, क्योंकि इसमें 61 डेज में तो हमें देखना है इतने दिनों के बाद, तो 60 डे लेकर के उसमें और डे निकालेंगे, वो 4 आएंगे। 4 दिन विषम निकाल लोगे तो आप ऐसे काउंट करोगे, बृहस्पतिवार को छोड़ करके शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सॉरी शुक्रवार के बाद देखेंगे क्योंकि शुक्रवार दिया है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार के बाद आपका कितना आएगा, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो आंसर इसका बृहस्पतिवार आएगा, क्योंकि इसमें विषम दिनों की संख्या लेनी पड़ेगी। 61 में जैसे अभी देखा था 5 दिन हो रहे थे, 5 में जोड़ोगे तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। 5 लेकर के ही होगा, 61 में डिवाइड देंगे और फिर 5 दिन विषम बनेंगे। विषम दिन 5 आने के बाद उसमें जब हम ऐड करेंगे, शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास एक दिन कम हो करके आ जाएगा, शुक्रवार में बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार, तो ये हमारा आंसर बनेगा, यानी थर्सडे इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर का ज्योमेट्री से लिया गया है। आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए, तो 105 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, और जब पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करती है तो उसमें 3 तरह के एंगल बनते हैं, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं, यानी कि एक ऑल्टरनेट एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये 3 तरह के एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए बाई माइनस एक्स पूछा है, तो पहले हम बाई की और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो किस तरह से निकल के आएगा, ये देखिए एक्स यहाँ पर मिलेगा आपको और बाई यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एकांतर कोण किसे हम कह सकते हैं, 110 का अगर ये है तो 110 का ही ये वाला एंगल होगा। 110 का ये हुआ तो लीनियर पेयर से आपका, यानी रैखिक रेखिक कोण से, यहाँ पे देखोगे लीनियर पेयर से देखो, सप्लीमेंट्री एंगल समझ लो, तो 180 में से 110 जाएगा तो ये कितना आएगा 70, यानी बाई की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी हमको 70। फिर इसमें हम ये देखते हैं, बाई की वैल्यू 70 मिल गई हमको। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि इसमें आपको दिया गया है एक्स की और निकालनी है आपको। तो ये 120 दिया है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला 120 होगा आपका। और जब ये 120 मतलब लीनियर पेयर से एक बार फिर से हम देखेंगे, क्योंकि 2 कोणों का सरल रेखा कोण बनना है, तो 180 में से 120 जाएगा तो 60 का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी, और तब एक्स प्लस बाई माइनस एक्स पूछा है हमसे, तो 70 में से माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं इसमें, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आइडिया लग जाएगा आपको पेपर आता किस तरह से। तो 106 नंबर पे चलते हैं हम। इसके बाद, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस है, यानी कि 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप सिंपली निकाल सकते हो, क्रय मूल्य पूछा हुआ है सीपी, चाहे तो 100 यूनिट से मान सकते हो, नहीं तो सीधा निकाल सकते हो। लाभ प्रॉफिट क्या सीपी पे होता है, और 120% जो होगा इसका, 100 रुपये कोई आप है उसमें 20% लाभ हुआ, 120% पे बेचा उसने, तो वो सेलिंग प्राइस आता है। तो वो आपको दिया हुआ 390। जब आप इसे कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये देखिए क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, बाकी उधर ले जाइए। तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 390 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 से अगर हम काटते हैं तो 12 3 36, पूरा का तो कटेगा नहीं, 3 से काट लो, 3 से 4 बार, 3 से काटोगे 13 3 39, 130 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, फिर 2 से काटोगे तो 65 बार। 65 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 2 6 पंजे 30 2 32, तो आंसर बनेगा 325। 325 यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ आंसर इसका जो होगा एकदम राइट होगा। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी हम डिटेल में तो करेंगे ही, टॉपिक वाइज चल रहा है, लेकिन अभी तो केवल एक प्रैक्टिस सेट की तरह से चल रहा है। प्रैक्टिस सेट से हमें ये अनुभव जरूर करना चाहिए
कि क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में जब हम देने जा रहे हैं जिसका उसका पैटर्न कैसा है। इसके बाद 107 नंबर का देखते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर के 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में कितनी है। सिंपली है, 60,000 है पहली पॉपुलेशन, अब 65,000 हो गई, तो सीधा सीधा सा दिख रहा है कि 5,000 पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितनी बढ़ गई जनसंख्या वृद्धि देखेंगे तो 60,000 पे कितना बढ़ गया ये हम चेक करेंगे, इंटू 100% निकालना है, इसलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसे सॉल्व करोगे 2 से 25 बार, 2 से कटेगा 3, 8 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ऑप्शन 2 सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से बता सकता है। 40 व्यक्ति 30 दिन में, MDH वाला फॉर्मूला होता है ये, M1 D1 H1, इससे हम करते हैं इसको, और R1 R2 R1 एंड W1। देखिए यहाँ पे M आदमी दिन औरत से, आदमी औरत से जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनसे, D मतलब डे, H मतलब आवर से, घंटे से, यानी कि जो कुछ भी आएगा ऊपर आएगा, नीचे 2 चीज़ें रहती हैं उनका ध्यान रखना है। एक तो रुपए मजदूरी जो पैसा मिलता है वो, और एक काम जो काम किया था वो हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं इनके, दिन के आदमी के। तो ये इसमें इस तरह से इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। पहले बोला गया है कि 40 व्यक्ति 30 दिन में, तो पहले 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 केजी चावल खाते हैं। तो ये 200 केजी जो दिया हुआ है ये आपका वर्क हो गया है। खाते हैं कितने दिनों में, तो हमने मान लिया D2 पूछा गया आपसे, 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये वर्क है तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो देखो ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कैंसिलाइज करिए आप, ये सीधे सीधे 2 0 से M में ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हो। 2 से आपने इसको काटा 20 बार, फिर हमने क्या किया, 30 से ये 30 कट गया सीधा सीधा, तो D2 हमारे पास जो बचा, ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ में, 20 पंजे 100, यानी 100 आपका आंसर आ जाएगा। 100 डे लगेंगे उसको करने में, ठीक है। तो इसका आंसर 4th वाला इज राइट आंसर। एक तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, D1 D2 आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, D1 डायगोनल पहला हो गया, D2 आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमसे पूछा है समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो आपने देखो, समचतुर्भुज यानी रोम्बस जो होता है वो आपको किस तरह से होता है, जिसके डायगोनल एक दूसरे पर 90 पे कट करते हैं, और प्रत्येक भुजा जो होती है वो आपकी सेम होती है। तो यानी सारी इक्वल साइड्स होती हैं और परपेंडिकुलर एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। जब हम इसको देखेंगे, D1 D2 दिया हुआ है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ एरिया की तो ज़रूरत नहीं है हमको, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मान के चलो इस 16 सेंटीमीटर का 8 तो ये आधा आधा ये किया, 12 दिया है वो 6 का आधा आधा ये हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम जब तुम लगाओगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होगा, और 6 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा इसमें। तो ये A² तुम्हारे पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे सीधा दिख रहा है, 8 और 6 दिया हुआ है, तो सभी जानते हैं कि 100 का बनना है ये, तो यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 3664 मिला के 100 हो जाएगा। और A² 100 आया, ये होता है 10 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो A हमारी साइड आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर। ये देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन तक कर लिया हमने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 110 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन पेपर डायग्राम में दिया हुआ है, चित्र में दिखाया गया है, PAQ वृत्त की किसी बिंदु पर ए पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें निकालना है CAQ दे रखा है आपको 70 डिग्री का, CAQ यानी ये पूरा 70 का दिया हुआ है। ABC आपको निकालना है, एंगल ABC कितना होगा। तो आप ये देखिए, सबसे पहले ये थ्योरम है, और इन थ्योरम को हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी सर्कल में अगर टेंजेंट दिया हो और कॉर्ड दिया हो, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच एंगल बनता है, यानी स्पर्श रेखा और जीवा के बीच जो एंगल बनता है वो जीवा पर बने हुए कोण के बराबर होता है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर। अगर ये वाला 70 का दिया हुआ है, इतना इतना,
तो ये वाला एंगल आपका 70 का होगा। जब ये 70 होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। आमने सामने दोनों का 180 होगा, तो इसलिए ये वाला एंगल निकालना है। तो 180 में से जब माइनस करेंगे हम 70 को, तो हमारे पास 110 आंसर आ जाएगा, यानी 110 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरम है जो कि हमें याद रखनी पड़ेगी, थ्योरम को हमें याद रखना पड़ेगा, जो मैं आपको कराऊंगा इसका अभी ये पार्ट, तब उससे हम देखेंगे। 111 नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो देखिए आज 10 क्वेश्चन का ये हो चुका है, थोड़ा समझाने के लिए है। तो इसमें आगे के 10 क्वेश्चन जो दिए हैं 10 के हिसाब से हमने क्वेश्चन किए हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 111 क्वेश्चन देखिए, बोला गया यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ और हानि बताइए। तो सिंपल सी एक चीज़ दे रखी है, 8 पेन का CP और 6 पेन की SP, 6 का SP के बराबर दिया हुआ है। ये आपको रुपए नहीं दिए हैं, कन्फ्यूजन यहाँ ये होती है, बहुत से इसको रुपए समझ लेते हैं और इसी पे निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। तो CP अपॉन SP, SP को CP SP को रेशो में लाओ, 6/8 इसको रेशो में कर लेते हैं। 2 से काटोगे 3 बार, 2 से 4। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 रुपये की तो खरीद है और 4 रुपये में उसने बेचा है, तो उसको यहाँ पे सीधा सीधा 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और CP पे हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, तो 33 सही 1/3% जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर आएगा, जिसमें पूछा गया है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 33 सही 1/3, यानी ऑप्शन यहाँ पे 3 वाला नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए आज। इससे आगे क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। जब तक आप इसको समझ में नहीं आया हो कोई क्वेश्चन तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको फिर से गौर करके बताऊँगा आपको। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे भी मोटिवेट मिल सके, जिससे मैं आपको पढ़ाने में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं। कोशिश रहती है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो आप सभी सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।